हेलो एवरीबॉडी। आज मैं इस लाइव सेशन में फिर से आपके साथ पहले वाला टॉपिक ही कंटिन्यू करने वाली हूँ। जैसे कि पिछली लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था प्रेगनेंसी एंड इट्स सिम्टम्स एंड हाउ टू मैनेज दो सिम्टम्स। क्या चीज़ें नॉर्मल होती हैं, क्या अब नॉर्मल होती हैं और उन्हें कैसे मैनेज करना है। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके 9 मंथ्स कैसे मैनेज करते हैं। आप उन 9 मंथ्स में आपको क्या क्या दवाइयाँ लिखी जाएंगी, क्या क्या टेस्ट होंगे, कौन से सिम्टम्स के लिए आपको केयरफुल रहना है जो कि प्रेगनेंसी में किसी प्रॉब्लम को दर्शा सकते हैं और अपने आप को डिलीवरी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो यही सब कुछ हम आज के लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस प्रेग्नेंट वुमेन मेरे से पूछती हैं जो कि मैं आज उन्हें क्लैरिफाई करना चाहूँगी। फर्स्ट एप्रीहेंशन इज़ वेट गेन, कि आप अपनी प्रेगनेंसी में ओवरऑल कितना वेट गेन करेंगे और किस किस पीरियड में आपका कितना वेट गेन होना चाहिए। यूजुअली जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू 3 हाफ्स ऑफ 3 मंथ्स ईच, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि जो पहले 3 महीने होते हैं उस टाइम पीरियड में लेडी का कोई ज़्यादा वेट गेन नहीं होता, हार्डली 1 to 2 kg या कई बार कोई ज़्यादा मतलब इतना भी वेट गेन नहीं होता, क्योंकि जो बेबी का साइज़ है या जो प्रेगनेंसी पूरा कंसेप्टस का जो साइज़ और वेट होता है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता। और इन 3 महीनों में प्रेग्नेंट वुमेन ज़्यादा खा पी भी नहीं पाती और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी इतनी क्वांटिटी में बॉडी में नहीं अभी हुए होते कि वो एक इंक्रीज्ड वेट के फॉर्म में हमें दिखाई देने लगे। सो फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आपका ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ है तो ये बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में अराउंड 5 kgs ऑफ वेट गेन इज एक्सपेक्टेड एंड द लास्ट ट्राइमेस्टर इज द पीरियड जब मेजॉरिटी वेट गेन होता है, क्योंकि बेबी की मैक्सिमम ग्रोथ इन साइज एंड वेट जो है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में होनी होती है। बेबी के आसपास का पानी, हमारी आवल नाल और हमारी बॉडी में भी फैट, वाटर, हर तरह की जो चीज़ें जो इंक्रीज़ हुई हैं जो कि हमारे वेट गेन में कंट्रीब्यूट करती हैं वो मैक्सिमम होती हैं। इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में हम 5 to 7 kgs एडिशनल वेट गेन कर सकते हैं। सो अ टोटल वेट गेन ऑफ 11 to 15 kgs in the whole duration of 9 months is normal and physiological. दूसरी बात जो प्रेग्नेंट विमेन आम पूछती हैं कि क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ़ है, क्योंकि लोगों को यही एप्रीहेंशन होती है कि इससे बेबी को या मदर को कोई नुकसान तो नहीं होगा। डेफिनेटली sexual activity during pregnancy is completely safe. There is no prohibition or no contraindication to stop sex during pregnancy, स्पेशली अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल जा रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डॉक्टर ने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया है जो कि एक कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर हो सकता है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में सेक्स करना बिल्कुल सेफ़ है, बशर्ते कि जो प्रेग्नेंट वुमन है वो कंफर्टेबल फील करे। अगर प्रेग्नेंट फीमेल खुद कंफर्टेबल है, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो पर से सेक्स इज़ नॉट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। सेक्स बहुत ही कम सिचुएशंस में हम पेशेंट्स को मना करते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया यानी कि उन पेशेंट्स में जिनमें जो आवल नाल होती है यानी कि प्लेसेंटा होता है वो बहुत नीचे तक बच्चेदानी के मुंह तक उसका लोअर एज आया होता है। तो ऐसे के इन केसेस में क्योंकि सडन ब्लीडिंग होने का डर रहता है तो हम यूजुअली कपल को कहते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स
अवॉइड करें, क्योंकि समटाइम्स दैट कैन लीड टू ब्लीडिंग, और कितनी ब्लीडिंग होगी इसका अंदाज़ा लगाना या इसको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता। तो माइनर ब्लीडिंग तो कई बार कोई नुकसान नहीं देती, पर अगर बहुत ज़्यादा बाउट, एक हैवी बाउट ऑफ ब्लीडिंग हो जाए तो माँ और बच्चे को नुकसान हो सकता है। या फिर आपको थ्रेटन्ड प्री टर्म लेबर हो, यानी कि जल्दी डिलीवरी होने के हाई रिस्क फैक्टर्स हों, जैसे कि आपके प्रीवियस प्री टर्म लेबर्स हैं, पहले प्री टर्म बर्थ्स हैं, प्री टर्म अबॉर्शंस हैं, या फिर इस प्रेगनेंसी में आपकी अल्ट्रासाउंड पे सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट आई है, बार बार आपको प्री टर्म लेबर पेन हो जाता है जिसे कि दवाइयों से कंट्रोल करना पड़ता है। तो ऐसे केस में भी हम कई बार इंटरकोर्स अवॉइड करने को कहते हैं, ताकि लेबर पेन ना इनिशिएट हो जाए, क्योंकि वो पेशेंट्स बहुत ही वल्नरेबल होते हैं और विजाइनल इन्फेक्शंस होने का डर रहता है, विच इन टर्न लीड टू इंक्रीज चांसेस ऑफ प्री टर्म लेबर। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है तो डेफिनेटली आपको सेक्स से परहेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो सवाल होता है वो होता है कि क्या हम प्रेगनेंसी में अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या वर्किंग विमेन अपने काम पे लगातार जा सकती हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी? तो यस, डेफिनेटली सेम फैक्टर्स आई वुड से अप्लाई होते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपको अपने काम से छुट्टी लेकर घर बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। येस, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल कि आपकी जो कम्यूटिंग है वो कंफर्टेबल हो, बहुत लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रैवल नहीं होना चाहिए आपकी वर्क प्लेस पे जाने के लिए। अपनी वर्क प्लेस पे इन बिटवीन 1-1.5 आवर का रेस्ट ज़रूर लें। इस तरह से इन बिटवीन स्नैक्स अपने साथ लेकर जाएं, ताकि लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग ना हो, और न्यूट्रिशियस फूड आप रेगुलरली अपनी नॉर्मल रूटीन में डे टू डे में लेते रहें। सो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आप अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको छुट्टी लेकर घर बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चौथा जो कंसर्न होता है ट्रैवलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि क्या प्रेगनेंसी में हमें ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ट्रैवलिंग के लिए भी सेम ही बातें लागू होती हैं। जनरली हम कहते हैं कि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है दैट इज़ सेफेस्ट फॉर ट्रैवलिंग। अगर आपको किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ द सेफेस्ट। कि ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो एक बहुत ही वल्नरेबल पीरियड होता है। हमें अभी श्योर नहीं होता कि क्या बेबी की ग्रोथ ठीक चलती जाएगी नेचुरली, या किसी स्टेज पे रुक तो नहीं जाएगी। तो इसलिए हम जनरली कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप घर से बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाना अवॉइड करें, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना तो बेबी की मूवमेंट्स मदर को फील हो रही होती हैं, ना ही कोई और ज़रिया होता है जिससे हम ये पता कर सके कि हमारा बेबी अंदर ठीक ठाक ग्रो कर रहा है या नहीं। कई बार ऐसे मिसहैप्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाते हैं जिसमें कि बेबी की ग्रोथ रुक जाती है और सडनली हमें ब्लीडिंग होने लगती है। सो अगर आप आउट ऑफ स्टेशन होंगे और ऐसा कोई एपिसोड आपके साथ हो जाता है, जैसे कि ब्लीडिंग होना, सडन ब्लीडिंग होना, तो ये एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है और एक घर के माहौल से दूर होने की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लोकल अपने घर पे ही रहें और ट्रैवलिंग अवॉइड करें। लास्ट ट्राइमेस्टर में हम इसलिए अवॉइड करने को कहते हैं कि थ्रेटन्ड प्री टर्म जैसी कोई प्रॉब्लम आपको घर से दूर बैठकर हो तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए घर पे अपने डॉक्टर के ईजी कांटेक्ट में अगर आप हों तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। पर से ट्रैवलिंग आपकी प्रेगनेंसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, ये ना ही आपके बेबी को, ना प्रेग्नेंट फीमेल को। Okay, there are some questions which are not related to the topic which are coming up. I will answer them
इन द एंड, बिकॉज नहीं तो हम अपने टॉपिक से डाइग्रेस हो जाएंगे. सो कंटिन्यूइंग विद माई डिस्कशन, जैसे कि मैंने कहा कि ट्रैवलिंग पर से का कोई नुकसान नहीं है, पर आपको प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, और इसलिए घर पे अपने नॉर्मल आपके रूटीन जो डॉक्टर जिनको आप फॉलो कर रहे हैं उनके कांटेक्ट में रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा. अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में मेडिकल केयर कैसे की जाती है, यानी कि आपको किस तरह की मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है और कब आपको डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए. कायदे से जैसे ही आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आए आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करना है. ये नहीं सोचना है कि 3 महीने ख़त्म होने पे हम डॉक्टर से मिलेंगे. जनरली ये मतलब एक विचारधारा है कि 3 महीने तो अपना आराम से घर पे बैठो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और 3 महीने के बाद ही हम डॉक्टर से मिलेंगे. ऐसा नहीं है. जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर आपके रिक्वायर्ड टेस्ट करवाएंगे और आपको जो ज़रूरी मेडिकेशन है उस पर डालेंगे. मेडिकेशन लेना सिर्फ तभी ज़रूरी नहीं होता जब आपको कोई प्रॉब्लम हो प्रेगनेंसी में. कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ मेडिकेशन एज अ रूटीन, एज अ टू कैरी अ हेल्दी प्रेगनेंसी ज़रूरी होते हैं फर्स्ट डे से ही लेने को, क्योंकि जैसे कि मैंने अपनी पिछली टॉक में बताया कि हमारी डाइट में सब कुछ इनफ मात्रा में नहीं होता, इसलिए बच्चे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रेगनेंसी में हमें सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी होता है. सो जैसे ही यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आए आप डॉक्टर से मिलें. फर्स्ट 3 मंथ्स में यूजुअली हम लोग पेशेंट को सिंपल एक फॉलिक एसिड पे रखते हैं, कोई ज़्यादा मेडिकेशन नहीं देते अनलेस उसे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था एक्सेसिव वॉमिटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जो कि बहुत कॉमन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. तो जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा मेडिकेशन देते हैं कंफर्टेबल करने के लिए. अदरवाइज प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ फॉलिक एसिड देते हैं. अगर किसी की कोई बैड हिस्ट्री है, रेकरेंट अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, तो कई बार हम उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ देते हैं. सेकेंड ट्राइमेस्टर और कुछ ब्लड टेस्ट भी हम इनिशियली जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है हम करवाते हैं, जैसे कि थायराइड, शुगर लेवल्स, हीमोग्लोबिन, यूरिन टेस्ट. ये 3-4 कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो हम प्रेगनेंसी होते ही प्रेगनेंसी का पता चलते ही करवाते हैं, क्योंकि थायराइड विद इन नॉर्मल लिमिट्स ऑफ द प्रेगनेंसी थ्रेशोल्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो बच्चे में सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है. ब्लड शुगर लेवल्स, प्रेग्नेंट होते ही किसी प्रेग्नेंट फीमेल के शुगर लेवल्स डिरेंज हो सकते हैं और जो कि उसे और उसके बच्चे को हार्म कर सकते हैं. इसलिए शुगर्स जो प्रेग्नेंट वुमेन है कहीं वो पहले से ही एनीमिक तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में फीमेल्स बहुत कॉमनली एनीमिया पाया जाता है फीमेल्स में. इसलिए अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी से पहले ही एनीमिक थी और प्रेगनेंसी होने के बाद ये एनीमिया उसको और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, उनकी हेल्थ पे असर डाल सकता है. इसलिए ये कुछ टेस्ट हैं जो कि हम प्रेग्नेंट होते ही करवा लेते हैं, ताकि हमें एक बेसलाइन उन चीज़ों का पता चल सके जो कि माँ और बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है. सो इसलिए प्रेग्नेंट होते ही डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ताकि आपके ये बेसिक टेस्ट हो जाएं और आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाए, और अगर कुछ और भी रिक्वायर्ड है तो वो भी स्टार्ट हो जाए. ये कुछ टेस्ट हैं जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी होते ही करवा लेते हैं. फिर 8 वीक्स पे यानी कि 2 महीने कंप्लीट होने पे हम एक सोनोग्राफी करते हैं, क्योंकि इस समय पे हमें बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देने लगती है अल्ट्रासाउंड पे. इसलिए 2 मंथ्स यानी कि 8 वीक्स पे हम एक अल्ट्रासाउंड करके बच्चे की धड़कन ज़रूर चेक करते हैं. अगर बच्चे की धड़कन आ जाती है तो ये एक हम कह सकते हैं कि हमने पहला पड़ाव प्रेगनेंसी का सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया, कि बेबी की ग्रोथ 8 वीक्स तक अच्छे से हुई.
उसकी धड़कन आ गई है, अब हमें अगले पड़ाव की इंतज़ार है कि आगे भी हमारा बच्चा कैसा ग्रो करता है और मदर की हेल्थ को भी हमें सुपरवाइज करते रहना है. Yes, Sanchi, you can definitely have a healthy baby in spite of having diabetes. बशर्ते कि प्रेग्नेंट होने से पहले एटलीस्ट 2 to 3 months पहले you should try to have a strict control of your sugar levels, and throughout your pregnancy you must ensure that your sugar levels are controlled. Diabetic होना per se does not mean कि definitely there will be a problem to your baby. Of course there will be some risks, but वो प्रॉब्लम बेबी को आ रही है या नहीं हम इजीली अल्ट्रासाउंड पे पता लगा सकते हैं. बट अगर हमारा ग्लाइसीमिक कंट्रोल अच्छा होगा तो वो जो कुछ परसेंटेज ऑफ चांसेस हैं बेबी को प्रॉब्लम आने में वो भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं. प्रॉब्लम या रिस्क होना डजंट मीन दैट यू डोंट हैव टू ट्राई टू बी प्रेग्नेंट. मेजॉरिटी ऑफ डायबिटिक विमेन हेल्दी बेबीज प्रोड्यूस करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. बट येस, a diabetic woman is more at risk than a non-diabetic woman to have some problems, some congenital problems in the baby. But that doesn't mean that every diabetic woman will have a baby with a problematic child or will bear a child with some problems. Okay? ये तो ब्लड टेस्ट हम शुरू में ही करवा लेते हैं. फिर जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी के 3 months कंप्लीट होते हैं तो डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड के साथ साथ आपको आयरन टैबलेट्स, कैल्शियम की टैबलेट्स, कुछ मल्टीविटामिन्स स्टार्ट करेंगे जो कि आपको लेना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट अपने टॉक में बताया था कि इन सब मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक और बॉडी बन रही है, एक और बेबी ग्रो हो रहा है. तो हमें खाने की मात्रा ज़्यादा नहीं खानी, पर हमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, इन सब की जो रिक्वायर्ड मात्रा है प्रेगनेंसी में जितनी हमें चाहिए उतनी हमारे बॉडी के अंदर जानी ज़रूरी है, जो कि उन चीज़ों को खाने से होगी जो चीज़ें ये मिनरल्स हमें देती हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, milk products and some supplements, because we cannot trust our diet, because diet से कितना absorb हुआ है, कितना हम actually ले पाए हैं, हम उसे measure करके अपनी diet नहीं लेते, इसलिए कुछ added supplements always help. So after 3rd month, iron, calcium, multivitamins, some protein powder are usually started so that the adequate requirement for the mother and the baby is fulfilled. Next अल्ट्रासाउंड जो है वो हम 5th month में करवाते हैं, जिसे कि हम एक level 2 स्कैन कहते हैं, जिसमें कि हम बच्चे की पूरी एनाटॉमिकल उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि उसके अंग पैरों में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है. ये अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज़रूरी होता है और जो कि 19 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे हम करवाते हैं. इसके अलावा कई बार हम 3rd month में भी, यानी कि 13 वीक्स में पे भी, पहला अल्ट्रासाउंड हम 8 वीक्स पे और सेकेंड अल्ट्रासाउंड हम 19-20 वीक्स पे. ये 2 अल्ट्रासाउंड तो बहुत ही ज़रूरी और कंपलसरी हैं. मिनिमम ये 2 तो हमें करने ही करने हैं. इसके अलावा हम कई बार 13 वीक्स पे भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिस पे हम नेज़ल बोन और न्यूकल थिकनेस देखते हैं. कुछ लोग ये अक्सर पूछते हैं कि 9th month में अल्ट्रासाउंड करवाना ज़रूरी है. ये दिस वेरीज फ्रॉम डॉक्टर टू डॉक्टर. कई डॉक्टर्स ने ये प्रोटोकॉल बनाया होता है कि 9th month में एक अल्ट्रासाउंड हमें ज़रूर करना है. अल्ट्रासाउंड करने में बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है. हम प्रेगनेंसी में कितनी भी बार अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, इससे बच्चे को या माँ को कोई भी नुकसान नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो एक मिथ है इसे क्लैरिफाई कर दूँ कि बार बार अल्ट्रासाउंड से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता. सो लास्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड करवाने के कुछ फ़ायदे हैं कि कोई चीज़ अगर डॉक्टर से मिस हुई है एग्जामिनेशन पे, तो वो एक
हम रूल आउट कर सकते हैं, बेबी की पोजीशन पता चल जाती है कि वो सीधा है, उल्टा है, उसके वेट का आइडिया लग जाता है। बट कंपल्सरी नहीं है लास्ट ट्राइमेस्टर में अल्ट्रासाउंड करवाना, क्योंकि जब डॉक्टर आपको ध्यान से एग्जामिन करते हैं तो उन्हें रफली बेबी के वेट का, पोजीशन का सब आइडिया हो ही जाता है। बट अगर डॉक्टर खुद से कोई चीज़ देखना चाहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो हम एक लास्ट ट्राइमेस्टर में भी अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। लोग जनरली ये सोचते हैं कि लास्ट अल्ट्रासाउंड जो है वो डिलीवरी डेट बताता है। ये भी बिल्कुल गलत धारणा है। लास्ट अल्ट्रासाउंड से हम डिलीवरी डेट बिल्कुल भी तय नहीं करते। डिलीवरी डेट तय की जाती है या तो पेशेंट की मेंसेस डेट से, या फिर उसका जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 8 वीक्स पे हुआ है उससे। सो लास्ट में जो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं 9वें महीने में या 8वें महीने में, वो डिलीवरी का टाइम देखने के लिए नहीं होता। वो अगर डॉक्टर करवाएंगे तो मे बी अगर उन्हें बेबी की पोजीशन, वेट, बेबी के आसपास का पानी या प्लेसेंटा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लास्ट ट्राइमेस्टर में, लास्ट 9th मंथ में अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, बट नॉट फॉर द डिलीवरी डेट। ये तो हमारी हो गई अल्ट्रासाउंड्स। जो ब्लड टेस्ट मैंने बोले जैसे कि थायराइड, हीमोग्लोबिन, शुगर्स, यूरिन टेस्ट, ये हम शुरू में ही करवा लेते हैं और फिर हर ट्राइमेस्टर में इसे रिपीट भी कर सकते हैं, स्पेशली अगर हमारा थायराइड और शुगर अब नॉर्मल आया हो। अगर हमारे थायराइड और शुगर लेवल्स नॉर्मल आए हैं तो हमें हर मंथ या हर ट्राइमेस्टर में भी रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती, अनलेस फैमिली हिस्ट्री है और डॉक्टर को ये शक है कि आप लेटर प्रेगनेंसी में भी आपके थायराइड लेवल्स और शुगर लेवल्स डिरेंज हो सकते हैं, तो डॉक्टर उन्हें रिपीट करवा सकते हैं। फिर कुछ रूटीन टेस्ट और होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, VDRL, जो कि रूटीनली करवाए जाते हैं। कुछ टेस्ट, कुछ नए तरह के टेस्ट भी हैं जो कि कुछ डॉक्टर्स रूटीनली करवाते हैं, जैसे कि लेवल 2 मार्कर्स एंड लेवल 3 मार्कर्स बोलते हैं। ये भी कई डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स का करवाते हैं। इन टेस्ट से हम क्या पता लगाना चाह रहे हैं, ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि जनरली जब इसकी रिपोर्ट आती है तो इसकी रिपोर्ट पे लिखा होता है हाई रिस्क फॉर ट्राइसोमी 21, हाई रिस्क फॉर ट्राइसोमी 17, इस तरह से लिखा होता है। और जनरली डॉक्टर कन्वे कर देते हैं कि इस टेस्ट से ये पता चलता है कि आपके इस बेबी में कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। ये टेस्ट सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इस टेस्ट से ये हरगिज़ भी पता नहीं चलता कि आपके बेबी में, जो बेबी आपके पेट में पल बढ़ रहा है, उसमें कोई जेनेटिक इशू है। ये टेस्ट हरगिज़ भी ये नहीं बताता है। ये टेस्ट सिर्फ एक लार्ज पॉपुलेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन में से एक स्मॉल पॉपुलेशन को सिलेक्ट करने में मदद करता है। यानी कि अगर 1000 औरतें प्रेग्नेंट हैं तो उन 1000 में से अगर हम कोई 20, 30, 40, 50 औरतों को सेपरेट करना चाहें कि अब इन 1000 में से कौन सी फीमेल्स हैं जिनके बेबीज़ में कोई जेनेटिक इशू होने का चांस है, जिनको हम फर्दर आगे टेस्टों की लड़ी पे आगे लेकर जाएं, वो विमेन कौन सी हैं, वो देखने के लिए हम ये टेस्ट करवाते हैं। यानी कि 1000 के 1000 पे सारे के सारे इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव टेस्ट करने की बजाय हम उस लार्ज पॉपुलेशन में से कुछ लेडीज़ को चुन लेते हैं जो कि हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं, जिनको फिर हम फर्दर टेस्ट करते हैं और अल्टीमेटली 2-3 और टेस्ट करने के बाद, जो कि कुछ इन्वेजिव टेस्ट भी होते हैं जिनमें से नीडल प्रिक करके बच्चे के आसपास का पानी हमने लेना पड़ता है, जिसे कि एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, वो करके फाइनली उस टेस्ट में ही पता चलता है कि क्या उस बेबी में कोई जेनेटिक इशू है या नहीं। सो वो टेस्ट
किसका करना है, उन 1000 के ग्रुप में से कौन सी वो लेडी है या कितनी वो लेडीज हैं जिनका हमें एम्नियोसेंटेसिस करना पड़े देखने के लिए कि क्या ये बेबी जेनेटिकली अब नॉर्मल तो नहीं। तो उन लेडीज को चुनने के लिए ये स्टेप वाइज हम टेस्ट करते हैं, पहले डबल मार्कर, फिर ट्रिपल मार्कर, फिर लेवल 2 स्कैन। सो जो लेडीज जिन लेडीज के ये सारे टेस्ट अब नॉर्मल या हाई रिस्क कैटेगरी में आते जाते हैं, तो फाइनली उन फ्यू लेडीज के हम एम्नियोसेंटेसिस करते हैं। सो इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने आपका डबल मार्कर करवाया है या ट्रिपल मार्कर करवाया है, तो आप ये मान के चलिए कि ये टेस्ट सिर्फ चुनाव करने के लिए है कि क्या डबल मार्कर के बाद आपका ट्रिपल मार्कर होना है, क्या ट्रिपल मार्कर के बाद आपका लेवल 2 फीटल इको होना है, और उसमें अगर उसमें भी कोई दिक्कत आती है, और आपके ये 2 टेस्ट क्या कहते हैं, इन तीनों टेस्टों के क्यूमुलेटिव रिजल्ट के बाद डिसाइड किया जाएगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर आपको एम्नियोसेंटेसिस करवाना पड़ेगा। फाइनली एम्नियोसेंटेसिस के रिजल्ट से ही पता चल सकता है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ना कि डबल मार्कर ट्रिपल मार्कर से कुछ पता आपकी बेबी की जेनेटिक प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। सिर्फ हाई रिस्क विमेन को स्क्रीन करके उन्हें सेपरेट आउट किया जाता है फॉर फर्दर टेस्टिंग। आई होप ये बात मेरी काफ़ी क्लियरली आप लोगों को समझ आ गई होगी, और बहुत से लोग जो लेवल 2 की इस रिपोर्ट से, जिसमें कि आपको हाई रिस्क में डाल दिया गया है, चिंता में बैठे होंगे कि कहीं उनके बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके इन टेस्ट के अलावा कुछ इम्यूनाइजेशन हमें प्रेगनेंसी में करवानी होती है, यानी कि कुछ वैक्सीनेशंस, जैसे कि हर प्रेग्नेंट विमेन को हम टेटनस के 2 इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि उसे टेटनस से इम्यूनाइज कर सके। और आजकल एक Tdap करके भी एक वैक्सीन आ गई है जो कि हम 30 वीक्स पर लगाते हैं, ताकि बेबी को जस्ट आफ्टर बर्थ, द फर्स्ट 1.5 month ऑफ द बेबीज लाइफ, उसको टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस, इन 3 बीमारियों से प्रोटेक्शन देने के लिए हम उसे मदर को ही 30 वीक्स पे वो वैक्सीन लगा देते हैं, ताकि जब तक हम बेबी को वो वैक्सीन लगाते हैं, यानी कि 6 वीक्स पे, उससे पहले वाला जो समय है, उस टाइम पे हमारा बेबी इन तीनों बीमारियों से प्रोटेक्टेड रहे। तो हम 30 वीक्स पे मदर को भी इम्यूनाइज करते हैं। अब डॉक्टर को आपको कितना फ्रीक्वेंटली विजिट करना है, जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट विजिट एज सून एज योर यूरिन टेस्ट कम्स पॉजिटिव, आपको अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। यूजुअली 28 वीक्स तक आपको एवरी 3 वीक्स डॉक्टर बुलाएंगे, और एवरी 3 वीक्स आपको रेगुलरली डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। आफ्टर 28 वीक्स आपकी जो विजिट्स की फ्रीक्वेंसी है वो एवरी 15 डेज हो जाएगी, यानी कि हर 15 दिन बाद आपको डॉक्टर को दिखाने जाना है। लास्ट के मंथ में आपको हर 7 से 10 दिन में अपने डॉक्टर को दिखाना है, ताकि वो असेस कर सके, आपको पेट से एग्जामिन करके, और अगर ज़रूरत पड़े तो पर वजाइनम एग्जामिन करके, कि ये अंदाज़ा लगा सके कि आपका लेबर कब शुरू होने की संभावना है। सो लास्ट के मंथ में एवरी वीक आपको डॉक्टर को दिखाना है। सो दिस इज़ द यूजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजिट्स टू अ डॉक्टर इन योर प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो हमने पहले डिस्कस करा था वो थे सिम्टम्स, वो भी प्रॉब्लम्स ही थी, बट दे आर नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट विमेन को तंग करती हैं, बट वो हम उन्हें बीमारी या हम उन्हें एक कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं समझते, हम उन्हें प्रेगनेंसी का ही सिम्टम समझते हैं, और सिर्फ मदर को कंफर्टेबल करने के लिए कुछ मेडिकेशन या कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस एडवाइस करते हैं। बट देयर कैन बी सम मेडिकल इश्यूज इन प्रेगनेंसी। द वेरी कॉमन प्रॉब्लम
in Indian scenario is anemia. Anemia मतलब लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि अगर आपका हीमोग्लोबिन 9 और लेस देन 9 है तो हम उसे एनीमिया में कैटेगराइज करेंगे। प्रेगनेंसी में आपका हीमोग्लोबिन 10, 11 या उससे ज़्यादा होना ही चाहिए, क्योंकि एनीमिया मदर के लिए भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं कि कई बार हमारा जो हार्ट है वो इस एनीमिया को कॉम्पनसेट नहीं कर पाता। सिवियर एनीमिया में हार्ट फेलियर भी हो सकता है। माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया में मदर को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी। बच्चे को भी कंजेनाइटल एनीमिया हो सकता है, बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मदर के ही ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है तो ना तो मदर के टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी और ना ही बेबी को। इसलिए मदर का हीमोग्लोबिन 10 से 11 होना मिनिमम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन डिलीवर करने का काम करता है। सो एनीमिया हैज़ टू बी ट्रीटेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज इट कैन हार्म द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द बेबी। एनीमिया का पता कैसे चलेगा? जल्दी थकान फील करना, थोड़ा सा चल के, थोड़ा सा काम करके सांस फूलना, आपका स्किन बिल्कुल पेल रहना, ऐसे सब सिम्टम्स, ये सब सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के। बट हम एक सिंपल सा हीमोग्लोबिन का टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली एनीमिया है या नहीं। हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 9 विल बी कंसिडर्ड एज एनीमिया। Okay, Janika is asking me, Madam, who are the right candidate for IVF? Janika, this is a totally different question. I will definitely answer your question after my talk. But let's discuss about pregnancy first, and then I'll let you know who are the candidates for IVF. Yes, so anemia has to be treated in pregnancy, क्योंकि एक तो मैंने बताया कि मदर और बेबी की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। दूसरा, डिलीवरी टाइम पे ब्लड लॉस होना साधारण है, ये तो सबको ही मालूम है कि ब्लीडिंग होती है डिलीवरी के टाइम। तो अगर मदर पहले से एनीमिक होगी और डिलीवरी के टाइम थोड़ा भी ब्लड लॉस ज़्यादा एक्सेसिव होने पे, या जो नॉर्मल ब्लड लॉस भी होना है, वो शायद माँ बर्दाश्त ना कर पाए और उसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए। इसलिए हीमोग्लोबिन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कुछ इस तरह के अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, थकान फील होना, सांस फूलना, कंप्लेक्शन आपका पीले से सफ़ेद होना, तो आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करें। और डॉक्टर भी आपकी हर विज़िट पे इन सब चीज़ों का आपके अंदर मतलब ये सब चीज़ें एग्जामिन करेंगे, देखने के लिए कि क्या आप एनीमिक तो नहीं हो। एनीमिया को हम मैनेज कैसे करते हैं? आयरन टैबलेट्स, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ एनीमिया। माइल्ड टू मॉडरेट एनीमिया कैन बी हैंडल्ड विद टैबलेट्स। Moderate to severe anemia, sometimes we give iron in the form of injections, and in case HB is 6 or less than 6, then we directly transfuse blood. So depending on the severity of anemia, we can treat it by transfusing blood or giving injectable iron or oral iron. दूसरा सिम्टम है, दूसरी पैथोलॉजी जो बहुत कॉमनली प्रेगनेंसी में हो सकती है, वो है थायराइड डिसऑर्डर्स। तो जैसे कि मैंने कहा, थायराइड आपको प्रेगनेंसी में चेक करवाना है, और जो प्रेगनेंसी में जो लेवल एक्सेप्टेबल है उतना लेवल मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आपका TSH हाई है तो आपको अलग तरह की मेडिसिन दी जाएगी। अगर आपका TSH लो है, यानी कि अगर आप हाइपर थायराइड हो, तो आपको अलग तरह की मेडिसिन दी जाएगी। थर्ड कॉमन मेडिकल डिसऑर्डर होता है डायबिटीज़। जो फीमेल्स जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, उनमें ज़्यादा चांसेस होता है कि वो प्रेगनेंसी में डायबिटिक हो जाए, और जैसे ही डिलीवरी हो उनकी डायबिटीज़ ठीक हो जाए। बट प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है उसमें हमें अपने शुगर लेवल्स
कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ है, जिसे कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लड टेस्ट कर कर ही पता चल सकती है और कुछ सिम्टम पर से नहीं होता डायबिटीज़ का, तो एवरी प्रेग्नेंट फीमेल हैज़ टू बी टेस्टेड फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़, सो दैट हम उन फीमेल्स को डायग्नोज कर सकें और समय पर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करके उनकी प्रेगनेंसी में उनके शुगर लेवल्स को कंट्रोल्ड रख सकें। हाई शुगर लेवल्स इन प्रेगनेंसी कैन हार्म द बेबी डेफिनेटली, सो गुड कंट्रोल ऑफ शुगर लेवल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ जो वेरी कॉमन प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे कि कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉमन इन प्रेगनेंसी। यूजुअली इट स्टार्ट्स आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 20 वीक्स से पहले अगर किसी का बीपी हाई रहता है तो हम उसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन नहीं बल्कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और क्रॉनिक हाइपरटेंशन कैन ऑल्सो हार्म द बेबी। बेबी की ग्रोथ पे असर डाल सकता है, क्योंकि हाई बीपी होने से जो हमारी मदर की ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं और बच्चे को अच्छा ब्लड फ्लो नहीं मिलता, जिसके कारण उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। सो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन को मॉनिटर करना डॉक्टर का काम है। अगर आप रेगुलरली डॉक्टर को विजिट करेंगे तो डॉक्टर टाइम टू टाइम आपको चेक करेंगे इसके सिम्टम्स के लिए, और अगर उन्हें ज़रा भी शक होगा कि कोई सिम्टम डेवलप हो रहा है तो वो और इन्वेस्टिगेशंस करा के इसे प्रूव करेंगे कि क्या आपको PIH हो रहा है या नहीं, और आपको प्रॉपर मेडिकेशन पर डालेंगे। यूजुअली स्वेलिंग ऑफ फीट, sudden increase in weight are the earliest symptom of PIH, but which have to be confirmed by regular BP monitoring and some blood test. इन सब चीज़ों को मिला के ही, सिर्फ किसी के पैर सूज रहे हैं तो हम ये नहीं मान सकते कि उसको PIH है। So this is also a common problem which has to be looked for and treated accordingly. Fourth is labor pain. Labor pain अगर 34 वीक्स के बाद शुरू होता है तो उसका खतरा बच्चे के लिए कम होता है, बट अगर 34 वीक्स से पहले लेबर पेन शुरू हो जाए तो डिलीवरी का खतरा रहता है, और 34 वीक्स से पहले डिलीवरी होना बच्चे के लिए सही नहीं होता, क्योंकि बच्चा अभी रेडी नहीं है बाहर के इन्वायरमेंट में आने के लिए, उसके फेफड़े अभी रेडी नहीं हैं, और जल्दी डिलीवरी होने से बेबी को नुकसान हो सकता है और बेबी का सर्वाइवल आउटर वर्ल्ड में मुश्किल हो सकता है। सो लेबर पेन्स के लिए भी हमें वॉच आउट रखना चाहिए। किसी भी तरह की पेन और लेबर पेन से को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? लेबर पेन बहुत ही रेगुलर इंटरवल्स पे होता है और रेस्ट या किसी भी मेडिकेशन से रुकता नहीं है। सो इसलिए फीमेल पेशेंट को, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसे ऑब्ज़र्व करना है कि उसका पेन किस तरह का है। क्या वो बिल्कुल रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीटेडली हो रहा है या लगातार हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है। किसी भी पेन को लेबर पेन समझकर हमें पैनिक नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर से समझें कि लेबर पेन किस तरह का होता है, या जब आप डॉक्टर को बताएंगे कि आपको पेन हो रहा है तो डॉक्टर आपसे आगे से ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि आपका जो पेन है वो लेबर पेन है या नहीं। और कई बार जो लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में हमें इंटरनल चेकअप करके भी रूल आउट करना पड़ता है कि जो पेन पेशेंट को हो रहा है या जिसकी वो कंप्लेंट कर रहा है, क्या वो लेबर पेन है या किसी और तरह का पेन है। सो लेबर पेन की निशानी जनरली ये होती है कि वो रेगुलरली होता है, यानी कि रेगुलर इंटरवल्स पे पहले कुछ सेकंड्स तक रहेगा, फिर कुछ मिनट्स रिलैक्सेशन होगा और फिर रेकर करेगा, कुछ सेकंड्स तक रहेगा, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये रेगुलरली
होगा और किसी दवाई से कम नहीं होगा, बल्कि समय से बढ़ता जाएगा। तो ये लेबर पेन की निशानी होती है, और स्पेशली लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में हमें इन सिम्टम्स को वॉच करना चाहिए। एक और चीज़ जो मदर को वॉचफुल रहना चाहिए वो है बेबी की मूवमेंट। जनरली पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैम कल से मेरा बेबी घूमा नहीं है। सो ऐसा नहीं होता। हम 2400 घंटे बेबी की मूवमेंट का ध्यान नहीं रख सकते, बट हमें बेबी की मूवमेंट के लिए चौकन्ने भी ज़रूर रहना है। सो तरीका क्या है ये जानने का कि क्या हमारा बेबी एडिक्वेट मूवमेंट्स कर रहा है या नहीं। उसके लिए हर मील के बाद, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद, तीनों टाइम हम खाना खाने के बाद 1 घंटा आराम से रिलैक्स्ड होकर एक काउच पे बैठिए और उस 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ अपनी बेबी की मूवमेंट्स काउंट कीजिए। अगर आपको 3 से 4 बार 4 से 5 बार आपके बेबी की मूवमेंट फील हो जाती है तो आप अपना काउंटडाउन बंद कर सकते हैं। यानी कि उस 1 घंटे में खाना खाने के जस्ट बाद जो 1 घंटा आप बेबी की मूवमेंट काउंट करते हैं, उस 1 घंटे में मिनिमम 4 से 5 बार अगर आपको बेबी की मूवमेंट फील हो गई तो आपको ये मान लेना है कि मेरा बेबी ठीक है, उसकी मूवमेंट्स भी ठीक है। फिर सिमिलरली दोपहर को खाना खाने के बाद और ऐसे ही रात को खाना खाने के बाद। सो दिन में सिर्फ 3 घंटे अगर आप अपनी बेबी की मूवमेंट का काउंट रखेंगे और उस 1 घंटे में जैसे ही 4 से 5 मूवमेंट्स फील हो जाएं आप अपना काउंटडाउन बंद कर सकते हैं। तो दिस इज गुड इनफ टू अश्योर यू दैट योर बेबी इज हेल्दी। द बेबी नीड नॉट बी मूविंग द होल डे. It is not necessary that you should feel the baby movements throughout the day or night. So this is the way to check the baby movement and the well-being of your baby. एक्सरसाइज मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक्सरसाइजेज आपको कंटिन्यू रखनी है प्रेगनेंसी में। द बेस्ट एक्सरसाइज इज वॉकिंग, योगा, अवॉइड गोइंग टू जिम और ट्रेडमिल एंड ऑल दैट, बिकॉज उससे आपको चोट लग सकती है, आपके जॉइंट्स खराब हो सकते हैं। सो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, योगा, ये सब प्रेग्नेंट विमेन को ज़रूर करनी चाहिए और इसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा है। सो आज मैं अपना लाइव सेशन सिर्फ इन्हीं बातों के साथ एंड करती हूँ। कुछ ही दिन में हम फिर से लाइव होंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि जब बिल्कुल आपका डिलीवरी का टाइम आ गया है तो आपको क्या तैयारी रखनी है घर पर, और हॉस्पिटल जाने के लिए किन चीज़ों की तैयारी आपकी होनी चाहिए, हॉस्पिटल किस तैयारी के साथ जाना है, और डिलीवरी के बाद अपना कैसे ध्यान रखना है। आई होप मेरी आज की टॉक भी आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हुई होगी, और हमारी अगले लाइव सेशन में जिसका हम नोटिस अपने फेसबुक पेज पर वेल बिफोर डाल देंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे पेज का लिंक शेयर करके इसे मोर पॉपुलर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। और हाँ, हम लोग सिर्फ प्रेगनेंसी या गायनी रिलेटेड इश्यूज़ ही नहीं, मे भी हमारा अगला टॉपिक यूरोलॉजी बेस्ड हो या मेडिसिन के किसी टॉपिक का हो। सो हमारे फेसबुक पेज की अपडेट्स देखते रहें ताकि आपको हमारे इन लाइव सेशंस के टॉपिक्स के बारे में पता चलता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इन हमारे साथ जुड़ने का मौका दे सकें। चलिए अब हम लेट्स सी द क्वेश्चंस विच यू ऑल आर आस्किंग मी। अगर मूवमेंट्स ज़्यादा करता है तो वो हेल्दी है? रसनील, सी द बेबी, हर बच्चा अलग है। सो ज़्यादा मूवमेंट करना ना तो एक बहुत ही ओवर हेल्दी का कोई साइन है और ना ही किसी प्रॉब्लम का साइन है। कई बार दिन में कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जब मूवमेंट बेबी की ज़्यादा होती है, और क्योंकि हर बच्चे की
नेचर और फितरत अलग होती है तो वो माँ के अंदर भी अलग तरह से बिहेव करता है। इसलिए ज़्यादा मूवमेंट की वरी मत करो। ये ना तो आपके बच्चे के लिए कोई मसले वाली बात है और ना ही आपके लिए। डज थिंकिंग इमोशनली अफेक्ट बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? Not really, because as I said, pregnancy itself is a state where every woman gets emotionally labile. So that doesn't affect the baby, but yes, you have to try and keep yourself healthy, active and happy. Unhappiness and अगर माँ बहुत स्ट्रेस में है और वो डेफिनेटली उसकी हेल्थ पे अफेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं बहुत डिस्टेंटली बेबी को कर सकता है। बट येस, आई थिंक इट विल अफेक्ट मोर योर हेल्थ दैन योर बेबीज हेल्थ। हाउ इज एनीमिया ट्रीटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड सोनिया, वी ट्रीट एनीमिया डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ एनीमिया। समटाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देना पड़ता है, कई बार आयरन के इंजेक्शन्स देने पड़ते हैं और कई बार सिंपली टैबलेट्स और डाइट से ही हम एनीमिया ठीक कर सकते हैं। वेट कितना होना चाहिए? आपके बेसलाइन वेट से 11 से 15 किलो वेट आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी में गेन कर सकती हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम थायराइड, व्हाट हैपन इफ आई गेट प्रेग्नेंट? नथिंग विल हैपन if you get pregnant. You have to check your thyroid levels as soon as you get pregnant, and you have to maintain your pregnant thyroid levels below 2. That is, your TSH levels should be below 2. तो आप अपनी जो थायराइड की मेडिसिन है, एल्ट्रॉक्सिन या थायरोनॉम या जिस भी नाम से आप खा रहे हैं, उसकी डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है ताकि आपके थायराइड लेवल्स जितना हमें प्रेगनेंसी में चाहिए उतनी लिमिट में रहे। और इसका और कुछ भी नहीं होगा, आपको दवाई कंटिन्यू रखनी है और डोजेज एडजस्ट करवानी है। हु आर द राइट कैंडिडेट फॉर IVF? ओके जेनिका, IVF ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका आंसर भी बहुत लंबा है, बट ओके, आई विल ट्राई टू बी वेरी शॉर्ट एंड स्पेसिफिक. Actually, any couple who's struggling to conceive is a candidate of IVF. But yes, absolute candidates वो हैं जैसे कि जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, जिनके हस्बैंड्स के स्पर्म काउंट्स लो हैं, female who are married for more than 5 years and have been trying to conceive और एक भी बार उनको कंसेप्शन नहीं हुआ, उनकी एज 32-33 से ज़्यादा है और 5-6 साल मैरिज को हो चुके हैं और प्रेगनेंसी हो नहीं रही है, चाहे कुछ टेस्ट में प्रॉब्लम आई है चाहे नहीं, तो भी उनको IVF की मदद जल्दी से जल्दी ले लेनी चाहिए. और एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स, उनको डिले नहीं करना चाहिए और IVF की मदद जल्दी से जल्दी ले लेनी चाहिए. What will be the reason for low hemoglobin level during pregnancy? Reasons: poor diet, increased requirement and less intake. They are the reason for low hemoglobin. Is it safe to travel? Yes, it is safe to travel. Jyoti, I have already discussed. मैम, कई बार बेबी की हार्ट बीट नहीं बनती प्रॉपर, उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? उसके रीज़न्स सिम्विक जनरली उसके रीज़न कहीं ना कहीं हमारी जो बेबी है, जो बनी है चीज़, जो बेबी के फॉर्म में हमारे को प्रेगनेंसी हुई है, जो फीटस बना है, कहीं ना कहीं उसका रीज़न उसी में होता है, क्योंकि वो एक हेल्दी एम्ब्रियो नहीं होता, एक हेल्दी बेबी नहीं बना होता, तो इसलिए वो आगे ग्रो नहीं कर पाता और उसकी हार्ट बीट नहीं बनती. इसमें रीज़न मदर में हरगिज़ नहीं होता. सो इसलिए जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसे अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए अगर बेबी की हार्ट बीट नहीं बनी. डेफिनेटली इसका कॉज 90% ऑफ द टाइम्स जेनेटिक होता है कि बनावट में ही कुछ प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से हार्ट बीट नहीं आई है.
डाइट क्या लेनी चाहिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. कैन आई हैव अ हेल्दी बेबी इफ आई हैव डायबिटीज़? येस, डेफिनेटली you can, but you have to be very careful. You have to keep your glycemic control, strict glycemic control. It will be very good if you control your diabetes before getting pregnant. और 2 महीने अगर आपका शुगर लेवल्स अच्छे कंट्रोल में हैं और फिर आप कंसीव करते हैं तो वो काफ़ी सेफ होता है. फिलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होने पे भी प्रेगनेंसी संभव होती है? नहीं, प्रेगनेंसी तो संभव है बट नेचुरली आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आपको आईवीएफ की मदद लेनी पड़ेगी. वाई मोस्ट ऑफ द विमेन फील नॉजियस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? डियर, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स सेक्रीट होते हैं जिससे कि हमें ये नॉजियस फीलिंग होती है. आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे इस फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर देम एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लाइव सेशन. थैंक यू वेरी मच. आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी. कीप इन टच with our Facebook page to know about future activities, future live sessions, and stay connected. Bye-bye. Thank you.